मझधार से पार लगाए ऐसी कश्ती है वो। जी हाँ, स्त्री शक्ति है वो। वेलकम टू स्त्री शक्ति। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम कर। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। बेटी के लिए पिता, बहन के लिए भाई, मां के लिए बेटा और पत्नी के लिए पति। रिश्ता चाहे जो भी हो, पुरुष की भूमिका एक जैसी ही होती है, रक्षक की भूमिका। पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म होता है, लेकिन जब रक्षा करने वाला ही अत्याचार करने लगे तो, जब ससुराल एक कैद खाना बन जाए तो, पति जल्लाद बन जाए और शादीशुदा जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाए। वाइफ बीटिंग यानी पत्नी पर अत्याचार हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पुरुष प्रधान समाज में कई पुरुष पत्नी को अपने पैरों की जूती समझते हैं, उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की मेहमान के साथ। जो जख्म इनको मिले उसका दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ी थी उनकी हिम्मत। तालियों से स्वागत कीजिए साहस और शक्ति की मिसाल फ्लेविया एग्नेस जी का। फ्लेविया जी, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। इतने क्रूर इंसान के साथ आपकी शादी हुई कैसे? शादी होने के टाइम पता कैसे चलता है कि आदमी कैसा रहेगा? हम शादी होने के टाइम देखते हैं आदमी कैसा दिखता है, उसका नौकरी कैसी है, कौन सी फैमिली से आए हैं। तो ये हमारे रिश्तेदारों से ये था। मेरी माँ विधवा थी और हम 5 बहनें थी। मेरे माँ के रिलेटिव सब आए, बोले कि अभी 5 लड़कियाँ हैं, उनका जल्दी जल्दी शादी करना चाहिए, सब बड़े हो गए, बड़े बड़े दिखते, तो अभी शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ भी प्रेशर में आई और माँ ने बोला कि हाँ, इसका भी रिश्ता आया है, अभी शादी को हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैं तो 20 साल की थी, उन 32 साल के थे, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती थी वो टाइम। मैं और पढ़ना चाहती थी। मैंने वो भी बोला कि शादी के टाइम की इतना डिफरेंस है हमारे एज में, फिर भी मेरी माँ बोली कि देखो हमारा भी शादी में ऐसे होता था, तो ये बड़ी बात नहीं है। जो इंसान आपसे खुद शादी करना चाहता था, जिसको कोई दहेज नहीं चाहिए था, कोई डिमांड नहीं थी, बस आपसे शादी करनी थी, आप चाहिए थे, ऐसा क्या हुआ शादी के बाद वो इस तरीके का सलूक आपके साथ क्यों करने लगे? मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनालिटीज़ हो गए। मेरा सोच विचार अलग था, उनका सोच विचार अलग था, और उनको लगा कि मेरी औरत है तो जो मैं बोले वो उसने पालना चाहिए, कुछ बात बोलना नहीं चाहिए। तो शुरू से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और उसमें मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बोली आदमी ऐसा क्यों बात करते हैं? और जिस घर से मैं आई, हम 5 बहनें हैं, हमारी माँ है, हम सब बात मिलजुल के करते थे, उसमें से डिसीजन हम मिलजुल के लेते थे। तो वो आदमी क्या बोल रहा था वो मैं समझी नहीं कि क्या उसको चाहिए। मैं कुछ भी किया, उनको लगता है ये गलती काम है। उनको गुस्सा बहुत जल्दी से आता थे और कुछ बात से गुस्सा आते थे, वो मैं नहीं जानती थी कि कुछ भी बात हो, ऐसा कि एक चम्मच ऐसा रखना कि वैसा रखना, ये डस्टर ऐसा फोल्ड करके रखना, डस्टर वैसा फोल्ड कर रखना, छोटी छोटी बातों में। तो शादी के कितने टाइम बाद आपकी सिचुएशन इस तरीके से इतनी खराब होनी शुरू हो गई? 1 महीने के बाद ही सोचो। 1 महीने के बाद बस? तभी मैं प्रेग्नेंट भी बन गई। अरे तो प्रॉब्लम्स बहुत एक्यूमुलेटेड हो गया। जैसे कि ये नया शहर में आई, मैं प्रेग्नेंट भी थी और मेरे को अस्थमा का बीमारी है, वो अस्थमा भी उबल के आने लगे। ओह, मारते पीटते भी थे? बहुत ही। और इसका पहला किसी ने मुझे मारा नहीं था मेरे ज़िंदगी में। मैं छोटी थी, मेरा मौसी ने मेरे को बड़ा किया।
बहुत ही प्यार से बड़ा किया। और बाद में जब भी मैं मेरे माँ के साथ गई तो हम 5 बहनें थी, किसी ने मुझे मारा ही नहीं था, ऐसा आंग चुआ तक नहीं था। तो मैं सोच रही कि ये क्या हो रहा है, ये आदमी क्या कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने मारा कि मैं तो ऐसे करेगी तो मैं मारेगी, तो मैंने बोला मार के देखो। आज सच्ची उसने मारा। दूसरा टाइम और भी मारा, बाद में बेल्ट लेके मारा। और मेरा आंग पर अभी भी निशानी है, इधर है, मेरा हाथ टूट गया बहुत सारे, और खून आने लगा। और वो देखता नहीं था मारने का टाइम कि कैसा मारेगा, किधर मारेगा, बहुत ही मारता था। मेरा पाँव का नीचे, सिर से पाँव का नीचे तक किधर भी मारता था। तभी मैं बहुत डर गई थी और मुझे लगा भी ये आदमी मेरा खून ही कर देगा। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है, शादी क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। और ऐसा बाल से खींचना, ज़मीन पर ऐसा खींचना, बाथरूम में बंद करके रखना। अगर मेरी मम्मी की लेटर आया, मैं लेटर बैठ के पढ़ती, ये मेरे को बहुत अच्छा याद है। तो बोलते थे अभी नहीं पढ़ने का, तो किचन पहले साफ़ करो। तो मैं बोला मैं लेटर पढ़ती हूँ। तो मैं उठी नहीं, तो मेरा ऐसा बाल से ऐसा खींच के लेकर गए और वॉल पर ऐसा पटक दिया सिर को, और खून आने लगा। और क्या मुझे लगा मैं मर जाएगी, क्या हो रहा है मेरे को। और तभी तक मैंने माँ को किसी से कुछ भी नहीं कहा था कि कैसा कहूँ, अभी शादी तो नया नई शादी है, मैं किससे क्या कहूँ। मार्क्स रहते थे चेहरा पर, खून बहता था। तो मेरे को लगा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। आप प्रेग्नेंट थी, आपके ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे, आपने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि मम्मी ये चाहती है कि मेरा शादी हो और मेरा शादी अच्छा से हो, उनको दुख भी हो जाएगा। और मेरा और भी छोटी बहनें थी, और माँ सोचेगी अरे ये वापस आई तो उनको क्या होएगा, अभी उनकी शादी कैसी होएगी। मैंने सोचा मैं अभी कैसा वापस जाऊँ कि 6 महीने में शादी तोड़ गया, और वो प्रेग्नेंट भी है, और मेरी माँ विधवा भी है, मेरे माँ के पास पैसा भी नहीं, मैं वापस जाऊँ कैसा। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो सिचुएशन में मेरा क्या हाल था। सब लोग मुझे बोलते थे तुम कितना लकी है, कितना अच्छा आदमी से शादी किया तुमने, वो कितना केयरिंग है वगैरह। और मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाई कि उनके घर में क्या हो रहा है। जब भी मेरा प्रेगनेंसी में मैं डिलीवरी के लिए मैं माँ को गई, तो माँ मेरे को देख के इतना शॉक हो गई कि मेरा इतना अच्छा लड़की, इतना खूबसूरत लड़की, ये कैसा ऐसा हो गई कि उसका जान ही उसने आत्मा ही छोड़ दिया। ऐसा लगते इतना वैक्यूम था, एम्प्टी आईज, कि चोट के निशान, चोट के निशान भी है, और एक वेकेंट आईज जो बोलते हैं ना, उसमें एकदम निराशा कि आगे क्या होगा। तो मम्मी पूछने लगी क्या हो रहा है। तो मैंने बोला वो आदमी बहुत मारता है। तब आपने बताया? तभी आपने बताया। तो मम्मी ने बोला कि अभी बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो भी उन्होंने कहा कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट मतलब कर लो, कुछ अभी टाइम तो सब ठीक हो जाएगा आगे हाँ, चल के। सबसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है आदमी, लेकिन बच्चा होने के बाद वो सेटल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट करो, तुम जो भी वो बोला उसको तुम मान लो, उसको उल्टा जवाब मत देना, तुम एकदम सबमिसिव होके रहना, और तुम प्रेयर करो कि ये सब ठीक हो जाएगा। मैं भी प्रेयर करेगी तुम्हारे लिए। और अब बच्चा भी हो गया, अभी लड़का हुआ था। तो सबने बोला तुम वापस जाओ, तो मैं वापस आई। फ्लेविया जी, कितने बच्चे हैं आपके? 3। जब आपके पति आपको मारते पीटते थे तो उन नन्हे मासूम बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता था? बहुत ही एक डरावना वातावरण घर में। बच्चे भी ये देख ना पाए कि मेरे माँ को कैसा मेरे पिताजी मार रहे थे, और मैं भी जब भी बच्चों को मारता था तो वो मैं नहीं देख पाई थी। अगर वो नीचे खेलने को गए तो ऊपर आके पहले मेरा चेहरा देखेंगे कि मम्मी का कैसा है, मम्मी रो रही कि क्या हो रहा है। तो मैं रो रही थी कि मेरे को मारा, कुछ है, आंख पर निशानी है, तो पहले वो देखते थे। वो सब ठीक है तो डैडी की ओर देखते थे कि डैडी का मूड अच्छा है क्या। उसके बाद में वो बात करने को शुरू करते थे। एक टाइम मेरा बच्चा 7 साल का उम्र का था, और उसका कपड़ा उतार के ऐसा मारा कि पूरे उसका आंग में, बहुत ही फेयर था मेरा बच्चा, तो पूरा उसका आंग में ऐसा मार्क्स, वेल्ट्स जो बोलते हैं ना, वैसा आने लगा। और बच्चा रोता भी नहीं, बच्चा चुपचाप है। तो मुझे लगा कि इस वातावरण में हम कैसे आगे जी सके, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो बहुत टाइम ऐसा भी मैं सोचा कि ऐसा जीने से मरने का ये बहुत अच्छा है। तो बहुत टाइम मैंने सुसाइड का भी सोचा कि ये ज़िंदगी में अब नहीं जी सकेगी,
मैं मर जाएगी। लेकिन हर टाइम मरने का टाइम आता है तो मैं बच्चों को मुँह देखती थी कि अरे ये बच्चों को छोड़ के मैं किधर जाएगी। मेरा एक बेटा था और 2 बेटियाँ थी, तो मैं बोला ये 5 साल का 3 साल का लड़कियों को छोड़ के मैं जाएगी कैसा? जिस आदमी के साथ मैं नहीं रह पाई वो कैसा आगे रहेंगे। तो कभी कभी सोचा नहीं माई बच्चों को लेकर ही जाएगी, अगर मरने का है ना माई और बच्चे साथ में मरेंगे। कभी कभी मजबूरी इंसान को मजबूती दे जाती है, और यही हुआ फ्लेविया जी के साथ, और जन्म हुआ एक नई फ्लेविया का। कब और कैसे हुआ ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। फ्लेविया जी, उसके बाद क्या हुआ? रोज खर्चा के पैसे देते थे, मार्केटिंग जो भी 20 रुपया 30 रुपया, और गुस्सा आए तो वो दिन पैसा नहीं देंगे। तो मैं बोली मैं कैसा बच्चों को दूध कैसे पिलाऊं? तो मैं रद्दी का पेपर वगैरह रहते तो कभी वो पेपर बेच के दूध खरीदना, कुछ भी ऐसे मामूली चीज़ जो घर में चाहिए, गुस्सा में है तो वो दिन नहीं देंगे। बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भरे तो बच्चा आके बोलते कि मम्मी फ़ीस भरने का है। मैं उनको बोलेंगे कि फ़ीस भरने का है तो बोलेंगे नहीं अभी नहीं फ़ीस भरेंगे। तो बच्चा बोलेगी मैं स्कूल नहीं जाएगी आज, मेरे पेट में दर्द होता है। क्योंकि स्कूल में जाएगा तो उधर फ़ीस भरने के लिए टीचर उनके ऊपर डांटेगी, और डैडी से फ़ीस मांगेंगे तो डैडी मुझे मारेगा। तो वो एक्सक्यूज़ करके नहीं मेरे पेट में दर्द है मैं आज स्कूल में नहीं जाएगी। कभी बच्चा बोलते कि मम्मी आज केला लाओ, तो बोलेगी पैसा नहीं है, मैं केला के लिए पैसा नहीं देंगे। तो बच्चे बोलेगी मम्मी मुझे केला पसंद ही नहीं है, मैं केला मत लाओ, हम ऐसे ही दाल चावल करेंगे। तो इट्स नॉट ओनली फिजिकल वायलेंस, इट्स ऑल्सो इकोनॉमिक वायलेंस की आर्थिक हिंसा, आर्थिक चल कि पैसा नहीं देने का। लेकिन मुझे एक लगा कि ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है ना, इसमें से मेरे वायलेंस और भी बढ़ जाते, और ऐसा पूरा हो गया था कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस चले गया था। और हमेशा बोलती थी तू पागल है, मैं तुझे मारता हूँ क्योंकि तुम पागल है। मुझे भी लगने लगा कि हाँ मैं पागल हूँ। मुझे लगा कि ऐसे ही मैं तो तुम इंसान हो, तुम पागल हो, तो कैसा रोती है, तेरा पूरा मुंह फ्रॉथ होता है, मुझे भी मारते हैं। तो उसके बाद में मैंने रोने का भी बंद किया कि अगर रोया तो बोलते कि तुम पागल है। तो जो भी तुम करते हैं ना वो गलत है। ऐसा एक परिस्थिति में तो जी रहे तो एक व्यक्ति का अपना कॉन्फिडेंस ही पूरा चली जाते हैं। तो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग तुमको पता ही नहीं चलता कि क्या है, ज़िंदगी बोलेगा तो क्या है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रिश्तों में जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, दरअसल वो सेक्रीफाइस होता है। रिश्ते बनते हैं साथ चलने के लिए, ना कि पूरी उम्र कंधे पर बोझ की तरह ढोने के लिए। फ्लेविया जी, उसके बाद क्या हुआ? तभी मेरा बच्चे जिस स्कूल में जा रहे थे तो मैं वो फादर को जाके मिली और बोला कि मैं ट्यूशन देना चाहती हूँ। मैं घर में कोई बच्चे के साथ ट्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बाहर जाने के नौकरी करने के लिए भी उन्होंने रुकाया। तो एकदम मेरा पूरा हाथ पाँव सब बंधन में मैं रही थी। तो फादर ने एक बच्चे को भेजा, तो 60 रुपीज़ का ट्यूशन घर में, दोपहर के टाइम जब भी वो घर में नहीं थे तभी मैं ट्यूशन देने को शुरुआत की। और तभी फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में पैसा आया। वो एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, और मेरा ट्यूशन लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं पूरा जी जान लगा के वो ट्यूशन देती थी। क्योंकि वो बच्चे पास होना मेरा अपना कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था मुझे। ये जो आपने ट्यूशन शुरू करी थी, इसके बारे में आपके पति को पता था या छुप के कर कैसे? पहले चुप से करते थे, बाद में पता चला तो बहुत ही शोर मचाया कि मेरा घर में तुम ट्यूशन नहीं दे सकते, घर मेरा है तो कैसा ट्यूशन दे सकते हैं वगैरह। और बाद में बोले कि मैं खर्चा का पैसे नहीं देगा, तुम अपना ट्यूशन दे के तुम अपना घर चलाओ। लेकिन आप मेहनत कर रही हैं, आप ट्यूशन कर रही हैं, आप पैसा कमा रही हैं, इससे उनको क्या प्रॉब्लम है? वो क्या आपको पैसा प्रॉब्लम है नहीं मैं देते? बता ही नहीं सकती हूँ कि आदमी को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से आदमी एक औरत को मारते। बहुत सारे, मैं किधर भी गया तो लोग मेरे से पूछते थे कि आदमी क्यों मारते। आई ऑलवेज विश टू रिप्लाई आई विश आई न्यू। उनसे पूछो ना कि क्यों मारते, मेरे से मैं कैसे जवाब सकती हूँ। मार पड़ने के बाद कैसा तुमको फील होता है वो मैं बता सकती हूँ,
आदमी क्यों मारते हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि आदमी क्यों मारता है, कोई भी इंसान किसी को भी क्यों मारते है वो मैं नहीं जान सकती हूँ। अच्छा फ्लेविया जी, जैसे आपने अब ट्यूशन करना शुरू किया, आपने पैसा, आपकी इनकम शुरू हुई, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया उसके बाद? मेरा सच्ची चेंज तभी आया जब भी मैंने ऐसा मैगजीन में एक नया एक मूवमेंट की शुरुआत हुई कि नारीवादी चळवळ, कि एंटी रेप लॉ का विरुद्ध एक चळवळ शुरू हुए, उसमें काफ़ी लोग औरतें इकट्ठा हुई। तो मैंने एक लड़की हमारे चर्च में कुछ ऐसे लेक्चर देने को आई और उसने भी उसकी बात की। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लोग ये क्या है और किधर तुम लोग मिल रहे हैं। उसने बताया और मैं वो मीटिंग में गई। मुझे लगता है कि वो मीटिंग से मेरी ज़िंदगी बदल आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम दूसरी औरतों के साथ मैंने बात किया जो मेरे विचार से ही सोच रहे थे कि एक औरत के ऊपर बलात्कार हुआ, वो उसका दोष नहीं है, ऐसा वगैरह जो चर्चा हुआ। तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें मैं शामिल हुई तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके पति के अत्याचारों से तंग आने के बाद जब आपने ये फैसला किया कि अब आप चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद आपने क्या किया? तभी जब भी मैं ट्यूशन दे रही थी तभी एक बच्चा ऐसा था, बहुत मासूम बच्ची थी, तो लेकिन वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही थी। तो एक दिन मैंने उसको बोला कि अभी मैं कंप्लेन करेंगी और तुम्हारा डैडी को बुला लेंगी। तो लड़की बहुत ज़ोर से रोने लगी और पूरा कांपने लगी। तो मुझे डाउट आया, तो मैंने बोला कि अच्छा तुम्हारा मम्मी को बुलाओ। तो वो मम्मी के साथ आई। मैं बोली कि क्यों बच्चे रो रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि उनका फैमिली में बोलते कि तुम्हारा घर का परिस्थिति हमारा घर का परिस्थिति एक ही है। और जैसा बच्चा कांपने लगा मुझे भी डाउट आया, क्योंकि मेरा बच्चा भी ऐसे करते थे। अगर स्कूल में कभी तुम्हारे डैडी को बुलाओ तो इतना रोते थे, स्कूल में घर में आके भी रोते थे। तो मुझे लगा कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है और उनका प्रॉब्लम एकदम सेम है। और माँ भी आके बोला कि प्लीज़ उनके डैडी को मत बुलाओ। अगर उनका डैडी को बुलाए तो वो लड़की नहीं चाहते थे और लड़की को ट्यूशन पूरा बंद करेंगे। ऐसा मैंने एक एक बच्चे का पूरा नज़दीक से देखा। तो मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों में ऐसे ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, और जो मेरा घर में हो रहे थे वो बच्चे जाके अपना माँ को कहते थे। तो एक दिन घर में ऐसा हुआ कि आदमी ने, मेरा हस्बैंड ने बोला कि घर में नहीं ट्यूशन देने का। दूसरे दिन एक लड़की की माँ आई और बोली कि अगर तुम्हारा आदमी तुमको तंग करते हैं तुम मेरा घर में ट्यूशन दो, तुम्हारा अपना घर में ट्यूशन मत दो। तो मुझे इसमें एक पहला भावना शुरू हुई कि प्रश्न सिर्फ मेरा ही नहीं है, हम सब छुपा रहे हैं इसको, और हर औरत के साथ ये हो रहा है लेकिन कोई बाहर उसको लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बच्चों को हम देखते हैं तो बच्चों का नज़रिए से हम जब भी देखते हैं तभी हमको पता चलता है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात होने लगा कि एक सपोर्ट, कि सब औरतें एक दूसरे से बात अगर करें तो उनमें उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनके सबके मदद से किसी के साथ कोई एक NGO चलाते थे, उनके थ्रू कुछ मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का स्टडी किया। 25 मध्यम वर्ग की औरतों के साथ बात किया, 25 नीचे वर्ग का जो जिनके घर में काम करते वगैरह उनसे बात की, और उनका सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस उसके बारे में मैंने एक पेपर लिखा। और वो पेपर के आधार पर एक ग्रांट मिला वो संस्था से, वो एक विमेन सेंटर, कि हम सब साथ में मिलके इसका ये प्रॉब्लम का हल कैसा करने का, कोई औरत उधर आ सके, अपना बात वो बोल सके, उसकी क्या मजबूरी है उसको हम सुन लेंगे और उसको इसमें से निकालने कौन सा रास्ता होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक वकील का ज़रूरी है, एक घर का ज़रूरी है, एक नौकरी की ज़रूरी है। ऐसा हम एक दूसरे को सपोर्ट करके अगर हम ऐसा करेंगे तो ये प्रश्न हम उसका सुलझाव हो जाएगा। तो जैसे आपने अभी ये बात बोली म्यूचुअल सपोर्ट सेंटर, इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें आप ये कैसे बना, कैसे? तो ऐसा एक ग्रांट मिला को पहला किसी ने अपना घर दिया था, तो उनका घर में एक रूम से हम चलाते थे, वंस वीक ट्वाइस वीक। उसके बारे में पेपर में भी आया, फेमिना, ईज वीकली, ऐसा मैगजीन में भी आया कि ऐसा एक सपोर्ट सेंटर खोल रहे। और जैसा मैंने इंटरव्यू किया था, एक 5 औरतों का कहानी, मेरा भी कहानी और दूसरे की भी कहानी मैंने उधर लिख दी कि ऐसा ऐसा परिस्थिति है और ऐसा ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वगैरह। तो एक आध करके औरतें आने लगे, कुछ मदद मांगने लगे, कुछ सपोर्ट भी वो लोग देने लगे कि सेंटर को कि तुमको क्या चाहिए हम भी सपोर्ट करते हैं। ये विक्टिम मेंटालिटी न रखे कि हम एक दूसरे को कैसा सक्षमी बनाने का, कैसा बाहर का दुनिया कैसा हम कोप करें।
लीगल परिस्थिति में क्या कैसा जाना है, आर्थिक परिस्थिति में कैसा जाना है, स्किल ट्रेनिंग कैसा करना, उसका हमने एक ग्रुप बना लिया था 1981 में। फ्लेविया जी, 1980 में आपने वाइफ बीटिंग के खिलाफ कदम उठाया था, उसके बारे में कुछ बताइए। आप इंडिया से बाहर भी गई थी। जो मैंने रिसर्च किया था, उसका पेपर लिखा था, वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वो एंटी रेप कॉन्फ्रेंस था। उधर मेरे को एक मौका मिला वो पेपर पेश करने का। ये महिला आंदोलन का ही ये सेमिनार था, कॉन्फ्रेंस था, कानूनी परिवर्तन कैसा लाने का, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, रेप के ऊपर। उधर मैंने वो फर्स्ट टाइम मेरा पेपर मैंने पेश किया। उसके बाद में एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस 1981 में विमेन स्टडीज़ का हुआ, उधर भी मेरा पेपर मैंने पेश किया। उसके बाद में 1982 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेरे को इन्विटेशन आया, मैं संधि मिली मेरे को बाहर जाने के, मेरे पेपर उधर पेश करने का। और तभी मैं गई तो जो संस्था हमारा सेंटर चलाने के लिए पैसा देते थे, वो सेंटर ने मेरा पूरा स्पॉन्सर किया बाहर जाने में। तभी एक घटना ऐसे हुई, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड को पता चला कि मैं बाहर जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम मेरा नाम है, तुम्हारा गार्डियन मैं हूँ, तो तुम कैसे जा सकते, मैं एयरपोर्ट पर भी तुमको रुका सकते हो क्योंकि तुम मेरे वाइफ है। तो मैं बोले ऐसी बात है, एक नाम की बात, मैं नाम ही बदल देगी। तो मैंने मेरा नाम बदल दिया और मैं फ्लेविया एग्नेस बन गई, और एग्नेस मेरे माँ का फर्स्ट नेम है। वो फ्लेविया जो खुद अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ कभी खड़ी नहीं हो पाती थी, उन्होंने दूसरी औरतों के लिए लड़ना शुरू किया। कब और कैसे हुआ ये सब जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? जब तक हम इस रोग से आजाद नहीं हो जाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फ्लेविया जी ने इस रोग से ना सिर्फ खुद को आज़ाद किया, बल्कि कई और महिलाओं को भी आज़ाद होने में उनकी बहुत मदद की। फ्लेविया जी, आपने अपने पति का अत्याचार कितने सालों तक सहा, और आपका डिवोर्स कब हुआ? मेरा डिवोर्स तो हुआ ही नहीं। क्रिश्चियन औरतों को डिवोर्स का यही नहीं था, प्रबंध ही नहीं था। और बाद में मैंने मेरे बच्चों का कस्टडी मेरे को मिल गया, तो केस चल रहा था, लेकिन वो जुडिशल सेपरेशन के लिए। बाद में मैंने केस भी छोड़ दिया। मैं बोला अभी यार मेरे को मेंटेनेंस जारी हुआ 500 रुपया, और मेरे बच्चे को जारी हुआ 150। मेरे आदमी ने नौकरी भी छोड़ दी। बाद में ये परिस्थिति आया कि घर का सामान का ऐलान करने का, तो मेरा लड़का उनके पास था, तो लड़का रोने लगा, माँ मुझे ऐसा मत करो, मैं बड़ा होके मैं कमा के तुमको पैसा देगी, लेकिन ऐसे इंसल्ट होएगा, मेरा पूरा बिल्डिंग में इंसल्ट होएगा। तो मैंने वो केस भी छोड़ दिया। अब तभी तक मेरा पाँव पर मैं खड़ी रही। मैं बोला मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, मेरे को डाइवोर्स भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। चर्च भी कुछ कहो, लॉ भी कुछ कहो, कोई भी कहो, समाज भी कुछ कहो, लेकिन मैंने अपना आप डाइवोर्स लिया है मेरा मन से, और मैं उसी परिस्थिति से मैं आगे जाएगी ऐसा करके। लेकिन लॉ में मेरा बहुत विश्वास है, ऐसा कि नहीं लॉ में विश्वास नहीं है। मैं लॉयर बन गई, मेरा और क्लाइंट्स के लिए मैं पूरा लीगल स्ट्रैटेजी मैं करती हूँ, लेकिन जो भी पहला जो चलता है ना, तभी रास्ता ही नहीं है, तो अपना रास्ता आपको खुद बनाना पड़ता है। तो आपने लॉ की पढ़ाई कब शुरू की? 1984 में मैं ग्रेजुएट बन गई। 1985 से मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। 1988 में मैं लॉयर बन गई। 1989 में मैं प्रैक्टिस शुरू की। मतलब जिस वक्त आप ये सब झेल रही थी, ये टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी, और उस वक्त आप अपनी लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। आप लॉ बहुत पढ़ी मैं, अभी LLM भी पढ़ी, MPhil भी पढ़ी, बहुत सारे लॉ का पुस्तक भी लिया, काफ़ी पुस्तक भी लिखा है, और वो टेक्स्ट बुक करके अभी कॉलेज में उसका इस्तेमाल होता है कि पूरा फैमिली लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इसके पूरा के पूरा मैंने किताब लिखी। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जानी मानी जर्नलिस्ट, जिन्होंने पिछले कई सालों से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में स्त्री के अधिकारों पर कई लेख लिखे हैं। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज की एक्सपर्ट सुदर्शना द्विवेदी जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वाइफ बीटिंग की ये समस्या की जड़ क्या है? आपने अभी फ्लेविया की बात सुनी,
आपने देखा कि इनको शुरू में इनकी माँ ने भी कहा कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, बच्चे होंगे ठीक हो जाएगा, छोटी उम्र है बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगा। Adjustment करने लेकिन ये सच है कि ठीक कहीं कभी भी कुछ नहीं होता। एक बार आप हिंसा अगर कबूल कर लेते हैं तो वो हिंसा जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती। एक बार यदि व्यक्ति की हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है तो वो उसका साथ नहीं छोड़ती। तो हिंसा का जब पहला वार हो, जब पहली बार ये आपके साथ हो, तभी उसका प्रतिरोध किया जाएगा या उससे निकला जाएगा। बिल्कुल तभी सही बात, हो बिल्कुल सकता सही है। बात। हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। जी मैम, बताइए, आपका नाम बताइए। और शाहजहां। हाँ, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, आपने क्या झेला? मतलब मेरे हस्बैंड ने मतलब अभी पहले तो शादी के बाद से तो उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, कभी मुझे वो हक दिया ही नहीं जो मुझे मिलना चाहिए था। जैसा एक वाइफ का, बच्चे हुए, फिर बच्चों के साथ समझौता, घर में समझौता, नंदों से तकलीफ़, सबसे मतलब तकलीफ़ सहती रही, लेकिन मतलब कभी मुझे वो हक दिया ही नहीं। और लास्ट आराम से। आखिरकार उन्होंने दूसरा शादी कर लिया। जब दूसरा शादी किया तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने इतना सहा, उसके बावजूद भी मुझे। तो आपके माता पिता ने इस बात पे, आपने बताया अपने माता? नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ अकेले हैं, मम्मी पापा नहीं है। तो मम्मी ने मतलब मेरा शादी किया था, मतलब मैं अनाथ आश्रम से मैं पढ़ी, वहीं से मेरा शादी भी वहीं से हुआ। तो मुझे मोरल सपोर्ट किसी का नहीं था, बैकिंग किसी की नहीं थी। तो मतलब इसीलिए ससुराल में मुझे दब दब के रहना पड़ा कि अगर मुझे यहाँ से जाना पड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे किसी का सहारा नहीं है, तो जो कुछ सहते रही। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। तो आपके साथ कोई था जिसने आपका साथ दिया हो? कोई आपके साथ में बोलने के लिए तैयार हो? कुछ नहीं, कोई साथ नहीं देने वाला था। भाई बहन सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे थे, और मम्मी बेचारे ऐसे थे कि वो कुछ बोल नहीं पाते थे, उनका कोई सुनता नहीं था, मतलब उनको कोई वैल्यू नहीं देता था। बाद में मैंने बहुत सही थोड़ा झगड़ा वगैरह करती थी, लेकिन कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता था। मुझे मेरा हक मिलता ही नहीं था। एक 10 रुपये के लिए भी मुझे मोहताज रहना पड़ता था कि मुझे 10 रुपया तो दो, मैं बच्चों को कभी कुछ मांगे तो बच्चों को मैं कहाँ से ला कर दूँ। मुझे ऐसा लगा कि अब इन्होंने दूसरा शादी किया तो अब मुझे उनको सबक सिखाना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इतना तकलीफ उठाया 3 बच्चों की खातिर। फ्लेविया जी, एक बात बताइए, जब ये आपके पास आई अपना केस लेकर, तो आपने इनको किस तरह से समझाया, क्या बताया? शाहजहां, तुम ही बताओ कि मजलिस ने कैसे मदद किया, तुमको कैसा रास्ता दिखाया, तुम ही बताओ। मैं मजलिस में गई और फिर मुझे मजलिस से मुझे इतना सपोर्ट मिला कि वहाँ से मुझे लॉयर मिले, और उन्होंने मुझे इतना दिलासा दिया, इतना हिम्मत दिए कि नहीं, औरत को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। औरत अगर इस तरह से सहते रहेगी तो औरत कभी भी ऊपर नहीं उठेगी, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, फिर अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पाएगी। तब मुझे हिम्मत आई कि हाँ नहीं, मैं औरत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुपचाप सहती रहूँ। तब मैंने कोर्ट में केस डालने के लिए तैयार हुई, और फिर मुझे जो मतलब लॉयर मिले, नौशीन मैडम, उन्होंने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी कि नहीं, लड़ो शाहजहां, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लड़ो, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारे लिए मैं आगे तक जाऊँगी। उन्होंने मुझे घर के ऑर्डर्स दिलवाए कि घर से ना निकाला जाए, कि ये कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर। तो मैं मतलब वो ऑर्डर्स मिले, फिर उसके बाद में मुझे जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर्स पास करवाया, और अभी मुझे आगे जैसा जो भी प्रॉब्लम हो रहा, बोले मैं आगे सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करूँगी, डरो मत। मतलब उन्होंने हर हक दिलाते गए मुझे। मैम, आधी प्रॉब्लम तो हमारे देश में यही है कि औरत चुप रहती है। चुप ना रहे तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही ना हो ना। पहली बार ही एक्शन अगर हो जाए, एक्शन पे रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ तक बात पहुँचे नहीं ना। एग्जैक्टली, शुरुआत जब भी हो रही हो, जो भी हो रही हो, चाहे वो बेटा है जो आप पे हिंसा कर रहा है, चाहे वो पति है, चाहे वो भाई है, और चाहे वो बाप है, उसका प्रतिकार होना चाहिए, और उसी वक्त होना किसी चाहिए। का अधिकार। इन्हीं के साथ हमारे स्टूडियो में एक और हैं। प्लीज आप अपना नाम बताइए। या आई एम मार्सलिन कोयलो। मेरा लाइफ में भी बहुत कुछ हो गया, बट इट वाज नॉट मोर ऑफ फिजिकल बट मेंटल टॉर्चर। जैसे कि सस्पिशियस नेचर, कभी ये करना, गर्ल चाइल्ड बॉर्न हो गया तो उसके ऊपर इश्यूज हो गए कि लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। फिर ऐसा हो गया कि 4 साल का मेरा बच्ची को मेरे से छीन के लेके गए।
ऐसा हमने सोचा कि इनका एक नेचर था कि वो घर छोड़ के चले जाते थे, वापस आते थे, वैसा मेरा बच्चे को लेके आएंगे। 4 दिन में रुकी। उसके बाद मेरे चर्च के फादर ने बताया कि आप क्यों रुकी है। पीस एंड जस्टिस कमीशन में गए, विमेंस सेल में गए, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उनके घर तक गए, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में पुलिस ने हमको मजलिस और फ्लेविया एग्नेस ने जो सपोर्ट मुझे दिया, एक माँ जैसा अपने बच्चे को देते हैं ना, वैसा उन्होंने मुझे सपोर्ट दे के मेरा केस लड़ी और मुझे कस्टडी मेरी लड़की का मिला। जब भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था, माई इन-लॉज फैमिली वॉज वेरी पावरफुल, वेरी रिच, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। फ्लेविया जी, मैं इसी बात पे आपसे पूछना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक मिथ है कि गरीब परिवारों में ही इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं सपोर्ट के लिए वो अक्रॉस क्लास है। मलबार हिल में रहते हैं, बिजनेस फैमिलीज़ में आते हैं, उनके ऊपर भी यही होता है। मध्यम वर्ग के भी आप देख रहे हैं, जैसे मार्शलिन जैसा और शाहजहां जैसा औरत है, और इसकी भी गरीब औरतें वो भी आते हैं। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको सपोर्ट करते हैं, ऊपर वर्ग के, मध्यम वर्ग के, लोअर मिडिल क्लास और पुअर। जो घर काम करने वाले भाई है, कोई पढ़ी लिखी नहीं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। एक ही तरह से हमारा पूरा एक ग्रुप होता है लॉयर का, और एक एक केस में हम पूरा जी जान लगा के करेंगे। लेकिन अभी आप आज हर औरत हमारे पास आते हैं, फर्स्ट डे हर औरत रोती है। अच्छा, जितनी भी औरतें आपके पास आती हैं उनका एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे? कोई ऐसी बात है जो कॉमन है सब में? मुझे लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज यूनिवर्सल। वो हर आते क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, इसके लिए आते हैं। कोई बोलते हैं मेरा हस्बैंड का अफेयर है, लेकिन अफेयर है तो ठीक है, लेकिन वो मारता नहीं, तभी तक ठीक था। लेकिन अभी मारता भी, अफेयर भी, वो मैं नहीं सहन सकती हूँ। दूसरे कोई बोलते हैं कि मेरे को मारता था लेकिन ठीक है, लेकिन अभी उसने अफेयर किया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। घर से बाहर औरत को निकाल दिया और कच्चा पानी नहीं देते, बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते बच्चा, उसमें से आते। मारपीट करता था, ठीक था, लेकिन घर में था, आज मेरे को घर से निकाल दिया। सो अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कॉमन है इसका एक ही नाम हम दे सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अक्रॉस क्लास। और हमारा एक ही इच्छा रहता है कि जिस दिन पहला दिन औरत आती है वो हमेशा रोती है, हमेशा रोती है। उसके साथ हमारे लॉयर भी रोते हैं। लेकिन मेरे लॉयर टीम को ये बताती हूँ कि और एक दिन वो औरत आएगी और वही घटना फिर से बोलेगी, लेकिन वो रोएगी नहीं। तो एक शक्तिदार से वो ही उसके ऊपर वो चर्चा करेगी, बातचीत करेगी, लेकिन रो के नहीं बोलेगी। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। कहते हैं हंसने और खुश रहने से खून बढ़ता है। हमारे आज के खास मेहमान अपनी अदाकारी और अपने टीवी शो से दर्शकों को हंसाते और परिवारों को जोड़ते आए हैं। प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान जेडी मजेठिया जी। शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। जेडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेविया जी एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रही हैं, लेकिन आज वो अपनी जैसी कई महिलाओं का सहारा है, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ा रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, वो फिज़िकल से ज़्यादा बहुत मानसिक होता है। क्योंकि कोई अपने पे ये वायलेंस करता है। जब बाहर से कोई वायलेंस हमारे साथ होता है तो हमारा अपना तो हमारे बाजू में खड़ा होता है, तो फिज़िकली हम जेल भी लेते हैं क्योंकि मानसिक बहुत बड़ा सपोर्ट है। पर जब हम किसी पर डिपेंड कर रहे हैं और वो हमारे साथ वायलेंस करता है तो ये एक मानसिक रूप से भी हमको तोड़ देता है। तो जब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप जब बहुत गिरे हुए, टूटे हुए हैं, तब वहाँ से उठना, संभलना, अपने आप को संभालना और फिर दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाओं को और ऐसे लोगों को संभालना, ये एक बहुत ही बड़ी महान जर्नी है। तो ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक बड़ी सिद्धि है, ये आसान बात नहीं है। तो सचमुच इन्होंने जो किया है वो एक मानवता का बड़ा काम किया है। इट इज लाइक रिप्रेजेंटिंग गॉड, क्योंकि जो एक मानसिक और शारीरिक तकलीफ में से जब जाता है तो वो भगवान को याद करता है,
और तब भगवान ऐसे बंदे भेज देता है फ्लेविया जैसे, अपने रूप में ऐसे अपने बंदे। रूप में ऐसे बंदे भेज देता है। तो इट्स अ वेरी 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 करेजियस एंड वेरी एनकरेजिंग सर्विस शी इज डूइंग टू दिस सोसाइटी। तो जेडी जी, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस क्यों है? इसकी जड़ क्या है? देखिए, सीधा सा जवाब तो यह है एंगर, गुस्सा। जो बंदा समझता है वो वायलेंस पे उतर आता है, उसका बेस है गुस्सा। और फिर जब गुस्सा और उस गुस्से की डिग्री जब बढ़ती जाती है तब उसको हम अलग 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 नाम दे सकते हैं। एक सिंपल सा आसान सा अगर एग्जाम्पल देना हो तो ज्यादातर मर्द यानी कि पतियां अपनी पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। ये सबसे कॉमन सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। वो शुरू कहां से होता है? तो क्या हम सिर्फ मर्दों को बोले कि आप पत्नियों पे हाथ मत उठाइए और वो रुक जाएगा? वो शुरू होता है हमारे घर से, बिल्कुल सही बात है। हमारे बचपन से, हमारे माँ बाप से शुरू होता है। मैं इसकी जड़ वहां देखता हूं। माँ बाप कभी भी बच्चे को ऐसे मार देते, चल ऐसा क्या, थप्पड़ मार दूंगा, थप्पड़ मार दूंगी। ये गलत है। बच्चों को सिखाओ कि ऐसा बिहेवियर मत करो कि किसी को तुम पर हाथ उठाना पड़े। बिल्कुल और दूसरा, हाथ उठाने का तो किसी को हक ही नहीं है। डोंट एक्सेप्ट वायलेंस। बिल्कुल सही। बचपन से सिखाओगे तो लड़के को यह पता है कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। वो जब मर्द बनेगा तो अपनी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाएगा। बच्चियों को यह सिखाओ, बेटियों को, कि बेटा कभी कोई हाथ उठाए वो बात तक आने मत दो, और हाथ उठाए तो वो एक्सेप्ट मत करो। तो वो बेटियां तब से इतनी मजबूत हो जाएगी कि जब उन पे कोई मर्द पहली बार हाथ उठाएगा वो तभी उसका हाथ पकड़ लेगी। अच्छा फ्लेविया जी, एक बात बताइए, जैसे दो तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चों पे। एक वो बच्चे होते हैं जो अपनी माँ पे इतना अत्याचार देखते हुए वो ये सोचते हैं कि हम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाप को मारते हुए देख रहे हैं तो वो भी उन्हीं की तरह अपनी माँ को डराने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये क्या मानसिक? इसको एक थियोरी ऑफ वायलेंस जो बोलते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कि वायलेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसा हमारा माँ बाप को हम देखते हैं, बाप पीटता है, माँ सहनती है, तो लड़कियाँ भी वो इंटरनलाइज करते हैं कि ये तो पीटना हमारी कर्म है, हमको तो इसमें ही गुजारना है। और लड़का भी सोचता है कि अरे मेरे बाप ने कैसा किया वैसे मैं भी करेंगे। तो ये एक सोशलाइजेशन का एक ढंग होता है। और इसको थियोरी बहुत बनाया कि कैसे वायलेंस स्प्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और अगर उसको रोके नहीं तो कंटिन्यू ऐसे होते हैं। जेडी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि मर्दों की सोच को बदलने की ज़रूरत है? मर्दों की सोच को बड़े पैमाने में बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसको मार रहे हो? जिसने आपको अपना सब कुछ दिया। और दिस एनिमल बिहेवियर, ये मर्दानगी तो है ही नहीं, ये नामर्दानगी है। तो आपके नज़दीक जो हर मुसीबत में खड़ी है उस व्यक्ति को, जिसने आपको बच्चे दिए, जिसने आपको यानी एवरीथिंग, वुमेन ऑफ द हाउस, वो आपको सब कुछ दे रही है, आप अपना बाहर का फ्रस्ट्रेशन आके उस पर निकाल रहे हो। इट्स अ सिंपल थिंग। तो मर्दों को सही अर्थ में मर्दानगी किसे कहते हैं? इट्स प्रोटेक्टिंग द वुमेन। हमारा आप देखो माइथोलॉजी से लेके कहीं भी है तो आप शादी का पति के पास एक बाप अपनी बेटी को क्यों भेजता है? क्योंकि एक बाप को पता है कि वो उसकी उम्र एक बुजुर्ग हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता और बुजुर्ग हो जाए, द यंगर वुमेन विल नीड अ प्रोटेक्शन। और इसलिए शादी होती है, एक उसकी जिंदगी में और एक नया मर्द आता है जो यंग होता है, और वो समाज के सभी प्रकार के दूषणों से इस यंग औरत का एक रक्षण करेगा। ये हमारी एक, जिसको भी पौराणिक हम ऐतिहासिक जो भी कहे, ये हमारा कल्चर है। हम उसको कहीं याद ही नहीं रखते, भूल गए हैं, और वही मर्द उस औरत पे हाथ उठाता है। तो इससे बड़ा आप देखिए रिवर्सल, एक घिनौना नामर्दानगी वाला कार्य कोई नहीं है। आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। खाना लाना मर्द कमाने जाता है, दैट इज प्रोटेक्टिंग हर एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली। वो कुछ सारी बातें भूल चुके हैं मर्द। जो मर्द ये रक्षक है और वो खुद ही भक्षक बन गया है। ये आदमी आप पे इसलिए हाथ उठाता है क्योंकि उसने अपनी शर्म रख दी है, उसको किसी बदनामी का डर नहीं है। बहुत बहुत तो क्या होगा, औरत चिल्लाएगी
तो नेबर को पता चलेगा, दूसरी तीसरी चौथी बार वो नेबर की शर्म छोड़ देता है, उसको पुलिस का डर, समाज की थोड़ी सी बदनामी का डर, ये कुछ होते हैं। तो यू मस्ट अटैक इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली नहीं करोगे तो ये बढ़ता ही जाएगा और फिर वो रुकेगा। यही इतनी सारी बातें आज हमारे स्टूडियो में हुई हैं, एक्सपर्ट्स के साथ, जेडी जी के साथ, फ्लेविया जी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि औरतों को कुछ समझ में आया होगा। कभी चुप नहीं बैठना है, कुछ है आगे बढ़ो, सामना करो। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। जीवन के मझधार में स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी ढाल होती है। इस जुमले को सच साबित करने वाली ये हैं जानी मानी समाज सेविका, लेखिका, अध्यापिका और मीडिया कर्मी वर्तिका नंदा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरतों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति के हाथों स्त्री शक्ति पुरस्कार पाने वाली वर्तिका नंदा से आइए कुछ बातें करते हैं। ये असल में एक लंबी यात्रा रही। 90 के दशक में जब मैं एक टेलीविज़न चैनल के साथ जुड़ी थी, जो हिंदुस्तान का उस समय का सबसे बड़ा टेलीविज़न चैनल था, मुझे मौका मिला कि मैं इस देश की शायद पहली ऐसी पत्रकार बनी जिसे क्राइम बीट का हेड बनाया गया। और उस दौरान कई घटनाओं ने मुझ पर काफ़ी असर डाला। कुछ एक ऐसे डाउरी केसेस को मैंने कवर किया जिसमें कि जली हुई हालत में महिलाओं को देखा और बहुत ग्रूसम स्थिति में देखा। दूसरा प्रभाव हुआ जब मैं पीएचडी कर रही थी और मैंने अपना विषय लिया कवरेज ऑफ रेप केसेस बाय प्रिंट मीडिया। उस समय भी लगातार काम करते करते जिन विक्टिम्स को मैंने देखा, मुझे लगा कि हम जो देखते हैं और जो कहते हैं सच्चाई उससे बहुत आगे होती है। जब मैं कविताओं के संकलन पर काम करने लगी और किताब जब मैं छपने दे रही थी, मैंने ये महसूस किया कि मेरे चाहने या ना चाहने के बावजूद ज़्यादातर कविताएं अपराध के आसपास की हैं और मैंने उसका नाम रखा थी हूँ रहूँगी। और तब इस कविता को मैंने लिखा, नानकपुरा कुछ नहीं भूलता। इस फिल्म को बनाने के बाद जब मुझे बार बार देश भर से बहुत सी महिलाओं के फ़ोन आने लगे, चिट्ठियाँ आने लगीं, तब मुझे महसूस हुआ कि दर्द वाकई उससे भी कहीं ज़्यादा है जो मैंने महसूस किया था। मैं बार बार कोशिश करती रही कि फिल्म के ज़रिए या कविताओं के ज़रिए या अपने लेखन के ज़रिए इस समाज की हर औरत को और हर एक ऐसे पुरुष को जो बराबरी पर कोई भी भरोसा रखता है या महिला पर हिंसा ना करने पर भरोसा रखता है, उन लोगों को जोड़कर किसी हिम्मत के एक माहौल को बनाया जाए। कहने को 498 है, कहने को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। औरत जब उसका इस्तेमाल करती है तो डिफेमेशन शुरू होती है कि वो शायद मिसयूज़ कर रही होगी। ये तमाम सवाल उन कानूनों के लिए क्यों नहीं आते जिनका इस्तेमाल और दुरुपयोग पुरुष करता रहा? और क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि जो विक्टिम्स हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए? विक्टिम से पूछा जाए इस सिस्टम में कमी क्या है, क्या बदला जाए, कैसे बदला जाए, कहाँ से बदला जाए? इस देश में कोई और न्याय हो या ना हो, इस देश में दैविक न्याय, डिवाइन जस्टिस आज भी काम करता है। इसलिए मैं सलाह ये देती हूँ कि सबसे पहले अपनी हिम्मत को बांध लीजिए। ये जान लीजिए कि इस तरह की साजिशें होंगी, बार बार होंगी, क्योंकि सच के साथ खड़े होने में समय भले ही लगता हो, लेकिन सच जानने के बाद जो लोग साथ खड़े होते हैं वो ताउम्र साथ निभाते हैं। फ्लेविया, मैंने आपकी किताब पढ़ी है और मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे वक्त का एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस पर इस तरह से खुलकर इतनी हिम्मत के साथ बहुत कम महिलाओं ने लिखा है। एक बात और है फ्लेविया, जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी बार बार ख्याल आ रहा था मुझे, एक कहावत है जो ये कहती है कि अगर एक महिला दूसरी औरत का साथ नहीं देती तो उसके लिए नरक में जगह वाकई में संभली हुई रहती है। आप जैसी महिलाएं जो और दूसरी महिलाओं का साथ दे रही हैं, उन्हें देखकर वाकई मन में तसल्ली होती है, क्योंकि अगर हर तीसरी औरत पीड़ित है तो बाकी दो महिलाओं का ये काम बनता है कि वो उनका साथ दें। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो पुरुष इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन पुरुषों को सलाम करना चाहूँगी जिन्होंने आगे बढ़कर
महिलाओं की हिम्मत को वाकई बढ़ाया है। ऐसे पुरुषों की कोई कमी नहीं जिन्होंने अच्छे मन से, अच्छी नीयत से अपने साथी को सम्मान भी दिया और अपने साथी को वो जगह भी दी जिसकी वो हकदार हैं। इसलिए आपके लिए कुछ एक पंक्तियाँ। जुबां बंद है पलकें भीगी, जुबां बंद है पलकें भीगी, सच मुट्ठी में पढ़ा आसमान में, इसके बावजूद मैं अपने पंख खुद बनूंगी, इसके बावजूद मैं अपने पंख खुद बनूंगी और कहूंगी मैं थी, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगी। अब वक्त है हमारे पिछले एपिसोड के विनर का नाम जानने। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है कल्पना सरोज और जॉनी लीवर जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक चौल से की थी और हमारी विजेता हैं अंजलि अनिल कुमार, इलाहाबाद, यूपी से। हमारा आज का सवाल है, फ्लेविया जी किस तरह के वायलेंस की शिकार थे? अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई भी कदम उठाए तो हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे। हमारा पता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फ्लेविया जी, लाखों करोड़ों जनता आपको देख रही है, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? जाते जाते यही कहना है कि कोई औरत ने ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन के जीना नहीं चाहिए। तो मैं हमारी जनता से, हमारी सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरा अनुरोध है उनसे कि आपको किसी भी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान खुद तो नहीं आ सकता है, लेकिन फ्लेविया जी जैसे लोग यहाँ पर आते हैं जो आप जैसी स्त्रियों का उनका सहारा बनते हैं, उनको गाइड करते हैं। मैं हमारे स्टूडियो की सारी जनता का थैंक यू करना चाहूँगी। हमारे गेस्ट के लिए जेडी जी, सुदर्शना जी, फ्लेविया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच। एक औरत एक आदमी मेरे को पूछ रहा था तुम्हारा माँ बाप इधर ही रहता है क्या? मैं बोला नहीं, अभी माँ बाप उधर नहीं तो मैं कैसा बोला हाँ घर को। कामाटी पर हम पहला गली में लागा में उधर बेचा। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन।